तो हेलो फ्रेंड्स। आई होप एंड बिलीव सभी अच्छे होंगे। ओ मैंने तो पूछा नहीं। ओ अच्छे तो हैं आप सभी लोग। तो जल्दी से बताइए बच्चों, दोस्तों, भाइयों बहनों, भारत माता की जय। जल्दी से बताइए आप कैसे हैं। मैं जानता हूं कि इस लेक्चर में कुछ लेट जरूर हुई है, बट हाँ, इतना तो चलता है यार। वैसे भी अभी आपके मिड टर्म एग्जाम चल रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों बच्चों को परेशान किया। वैसे भी मैंने एक बात ऑब्जर्व किया कि अगर हम आपको, मैंने पिछले चैप्टर के 2 लेक्चर दिए, बट उसमें बच्चों ने कुछ कम रिस्पॉन्स दिया। अब की बार मैं आपको इस चैप्टर का वन शॉट देने वाला हूँ। क्या? वन शॉट। इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही। मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा आप साथ के साथ नोट्स बनाओ, वो आपकी मर्जी है, आप साथ के साथ भी बना सकते हो, बट मैं साथ के साथ पूरे नोट्स नहीं रिकवर करूंगा, क्योंकि वन शॉट में बच्चों ऐसे पूरा नहीं हो पाता है। मैं आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नोट्स का, आप वहां से अपने अच्छे से बना सकते हैं नोट्स। वैसे भी लेक्चर के साथ साथ में तो आपको सुनना और समझना ध्यान से चाहिए, नोट्स तो बाद में बन सकते हैं। तो बताइए, आपने इतने दिन क्या किया बच्चों, जल्दी से बताइए। और आपके दिन कैसे गए, कैसे आपने इनको कंज्यूम किया? कहीं आपने बाहर घूम के कहीं फुकरापंती में तो नहीं इनको निकाल दिया, पढ़ाई में कंज्यूम किया होगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको मेरी आवाज दिखाई दे रही है और मैं सुनाई दे रहा हूँ। तो चलिए चलिए, मार्कर ले लेता हूँ। तो बच्चों, आपको थंबनेल देख के आइडिया लग ही गया होगा कि हमारा अगला चैप्टर कौन सा है। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए बच्चों, हम बताते हैं आपको पहले एसिड और बेस के बारे में। राइटिंग को मेरी इग्नोर करना, जैसे उसको इग्नोर करते हो। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नोट्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल ही जाएंगे, आप इजीली उसको बना सकते हो अपने घर पे जाके बाद में। तो सबसे पहले हमारी बात आई एसिड। व्हाट इज एसिड? एसिड क्या होता है? एसिड होते हैं बच्चों जो होते हैं सोर इन टेस्ट। सोर। अब आप सोचोगे सोर का मतलब क्या है? आपने मतलब कुछ टीवी शो सीरियल वगैरह भी आते हैं जिनमें दिखाते हैं कि एसिड किसी के ऊपर डाल दिया वो जल जाता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव एसिड होते हैं। कुछ मॉडरेट एसिड भी होते हैं, लो एसिड भी होते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड। कुछ किंग ऑफ एसिड भी होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? एसिड सोर इन टेस्ट। सोर क्या होता है? क्या होता है सोर? कड़वे। कड़वे नहीं, खट्टे। एसिड क्या होते हैं? खट्टे इन टेस्ट। सोर का मतलब क्या है? खट्टे। सोर इन टेस्ट। ओके। और जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको पता ही होगा। बीटर इन टेस्ट। सोर का मतलब खट्टे, बीटर कड़वे। तो बच्चों, सोर खट्टे, बीटर कड़वे, 2-3 बार आपको बोलना है। तो आपने, वैसे भी वन शॉट लेक्चर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपकी लैब में आपने कहीं तो पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं हमारे, लिटमस पेपर भी आपने सुना होगा, जो कि एक मैन मेड इंडिकेटर होता है, जो कि हमारे द्वारा ही बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है, जब हम उसको एसिड की प्रेजेंस में लेके जाते हैं या फिर एसिड में ऐसे डालते हैं, आपने देखा भी होगा एक्सपेरिमेंट, तो वो ब्लू कलर में बदल जाता है। ब्लू कलर में क्यों बदलता है? क्योंकि जो एसिड की प्रॉपर्टी है। अब आप पूछोगे क्यों बदलता है, इसका मतलब क्या आपको मैं रीजन बताऊं? इसका रीजन तो ये है कि धरती क्यों बनी, इंसान क्यों रह रहे हैं। ऐसे ही कुछ साइंटिस्टों ने लैब में एक्सपेरिमेंट किए, उनकी पूरी जिंदगी इसके ऊपर लगी है। ऐसे नहीं कि मतलब जो एसिड होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में करते हैं, और जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। ओके। एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में। और हाँ, लिटमस पेपर ही नहीं होते, लिटमस सॉल्यूशन भी होते हैं। वो जैसे इंक ड्रॉप या फिर आई ड्रॉप वाली वो होती है, उनमें भी आते हैं वो।
और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में, ब्लू लिटमस। ओके बच्चों, तो जो हमारा अगला इंडिकेटर होता है, अभी हम इंडिकेटर पढ़ रहे हैं एसिड और बेस के। अगला, आपने फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन सुना होगा, फिलोफ्थलीन, फिलोफ्थलीन सॉल्यूशन। वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ओके, आपने लैब में भी टेस्ट किया होगा। मान लीजिए आपका इस बीकर में सॉल्यूशन है फिनोफ्थलीन का, ये कैसा होता है, कलरलेस। जब आपने इसमें एसिड डाला, ये कलरलेस ही रहेगा, एसिड डालोगे कलरलेस ही रहेगा। बट जो ही आपने एसिड की जगह क्या कर दिया, बेस कर दिया, क्या कर दिया, बेस, तब ये किस कलर में बदल जाएगा, पिंक कलर में। आपने जरूर, ये तो आपने बिल्कुल पक्का ही देखा होगा, ये पिंक कलर में बदल जाता है बेस के कारण। आगे हम आपको बेस एसिड की सभी प्रॉपर्टियां भी बताएंगे। बट आप ये याद रखिए कि जो फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन होता है, जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, बट जब ही हम उसमें बेस डालते हैं वो पिंक कलर में बदल जाता है। तो आई होप एंड बिलीव आप समझ गए होंगे। और ये नहीं है कि ये फिनोप्थलीन का सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज भी होता है हमारा, उसमें भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज में भी। और जो अब हमारे और कुछ रह गए हैं इंडिकेटर, उनको हम कहते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। व्हाट इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर जिन्हें हम सूंघ के, स्मेल करके जानते हैं कि मतलब वो एसिड है या बेस है। आपने देखा होगा वेनिला का पाउडर आता है, या फिर वेनिला कुछ दूध में हम डालते हैं, खीर भी बनती है भंडारों में, वहां पे भी वेनिला का फ्लेवर ही डलता है। उसको हम, जैसे सिंपल दूध था, उसमें कोई खुशबू नहीं, या फिर खुशबू आएगी जो से सिंपल दूध की होती है, बट आपने जो ही उसमें वेनिला पाउडर डाल दिया, आपको उसमें से वेनिला की खुशबू आने लगेगी। तो मतलब आपने खुशबू से अंदाजा लगाया। आप अब ये पूछोगे कि खुशबू से कैसे अंदाजा लगाते हैं, ये बच्चों लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप घर पे कुछ भी कर लोगे और आपको पता चल जाएगा। ये कुछ हमारे साइंटिस्टों ने करके देखा है कि जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं, वो हमें अपनी खुशबू के द्वारा, जब हम सब्जी बनाते हैं उसमें प्याज, गंठे, टमाटर, समथिंग समथिंग कुछ भी ऐड करते हैं, हमारी हरी सब्जियां, वो उसमें भी एसिड और बेस का मतलब हम खुशबू से पहचान सकते हैं। जैसे कि पकने से पहले कैसी आपकी ऑनियन की कैसी खुशबू थी, और पकने के बाद कैसी खुशबू हो गई है, कलर कैसा हो गया। ये सारी चीजें ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। व्हाट इज ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, जो जिन इंडिकेटर्स को हम सूंघ के पता लगा सके कि ये एसिड और बेस है, उन्हें क्या कहते हैं, हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। ये हम, ये लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको ये नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है लिंक, वहां आप जाके देख सकते हो। नोट्स भी बनाने आपको, पहली बात ये आपको समझना है, सिर्फ समझना है। जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, हमें देर नहीं करनी है। ओके बच्चों, तो जो हमारी अगली बात है वो हमारी कि जो एसिड और बेस होते हैं वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल यानी मैं आपको कैसे बताऊं, मेटल, मान लीजिए ये है, ये क्या है, ये वायर है, ये मुझे भी नहीं पता किस चीज की, आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे। ये आई थिंक एल्यूमिनियम या फिर स्टील की होगी, जो कि हमारे मेटल होते हैं। अगर हम इस मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, आपने एक वो भी देखा होगा एक्सपेरिमेंट जो कि आप में लैब में होता है। हमने क्या लिया, हमने लिया HCl, या फिर आपको, हमने क्या लिया, एसिड, प्लस में क्या लिया, मेटल, क्या बना, सॉल्ट प्लस H2, हाइड्रोजन गैस। तो आपने लैब में देखा भी होगा। मान लीजिए, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा आपको, ये सोचिए कि आप, ये हमारा है जिंक, मान लीजिए ये जिंक है, और मान लीजिए बीकर है, इसमें था एसिड। ये आपने एक्सपेरिमेंट भी देखो, हम उसमें ये ऊपर से बिल्कुल
पिस्टन लगाकर इसको हमने बंद कर दिया है, गैस कहीं से बाहर नहीं निकल पाए, उसमें ट्यूब लगा के, वो ट्यूब हमने किस में छोड़ी है, वो हमने छोड़ी है सोप के सोल्यूशन में, किसके, साबुन के पानी में, सोप सोल्यूशन में हमने छोड़ दी। जैसे ये हमने मेटल डाले, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे, H2 गैस बनेगी, वो H2 गैस ट्यूब में से जाके सोप सोल्यूशन में जाएगी और बबल से उठेंगे। वो बबल किसके होते हैं, हाइड्रोजन गैस के। और जब हम माचिस की तिल्ली से उस हाइड्रोजन गैस के पास फायर लेके जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, ये आपको ऑफकोर्स पता ही होगा। तो जल्दी से बच्चों ये आप समझ लीजिए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये बात नहीं है कि एसिड एसिड ही रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, बेस भी रिएक्ट करते हैं। और क्या देते हैं, सोल्ट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। एक्सपेरिमेंट आपने जरूर किया होगा आपके स्कूल में, या फिर कहीं भी आपने देखा हो, यूट्यूब पे देखा हो, या फिर आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे। बहुत ही यार बहुत ही आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी आपको जरूर मिल जाएगा। ये याद रखिए, एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सोल्ट प्लस H2, और एसिड के साथ यहाँ बेस भी लिख लीजिए, कहीं बाद में कहीं आ जाए यहाँ बच्चे सियास्ती करने। बेस एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बच्चों, इसको मैं एक बार रख देता हूं। अगला टॉपिक हमारा कि एसिड, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं मार्कर उठा लेता हूं। तो बच्चों पहली बात यह है कि मेटल कार्बोनेट होते क्या है। कार्बोनेट हम किसको कहते हैं, CO3 कार्बोनेट। हमने इसके आगे मेटल लगा दिया, NeCO3, MgCO3 समथिंग समथिंग, ये क्या है सभी, ये मेटल कार्बोनेट। इसमें कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, नहीं। क्या ये कार्बोनेट, ये क्या है शुरू में, मेटल, मेटल कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं, मान लीजिए CaHCO3, Na समथिंग, जिसमें मतलब H हाइड्रोजन के आयंस आ जाए बीच में, उसे क्या कहते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ जब हमने एसिड को रिएक्ट कराया, एसिड को सिर्फ, बेस को नहीं, एसिड को रिएक्ट कराया, तो क्या बना हमारा, जल्दी से बताइए क्या बना, सॉल्ट, वाटर और CO2 गैस। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, आई होप आप समझ गए होंगे MC का मतलब। क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ओके, मेटल कार्बोनेट। और ऐसे ही हमने जब एसिड को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना, वही सेम, बिल्कुल सेम, A to Z सेम। अब आप पूछोगे कि बेस क्यों नहीं रिएक्ट करते मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ। ये भी बच्चों ये हमारे साइंटिस्टों के द्वारा ही बताई गई वो है, क्यों नहीं रिएक्ट करते, नहीं रिएक्ट करते। अब आपको कोई ये पूछे कि आप मिट्टी क्यों नहीं खाते, क्या जवाब होगा आपको, कि शुरू से हम तो या फिर शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हम नहीं खाते, मिट्टी भी खाने की चीज नहीं होती। ऐसे जो बेस होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते इनसे, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी भी इनसे सिमिलर नहीं है, ना इनसे बेस की मतलब ना इनसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि 36-36 का आंकड़ा होता है कुछ बंदों का आपस में, कुछ गाइस का, वो कभी भी आसपास नहीं आएंगे, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कहीं भी हो, कभी भी आसपास नहीं आते। जब भी आसपास आते हैं कोई ना कोई विस्फोट कर ही देते हैं। ऐसे ही मतलब वो कभी भी आसपास नहीं आते। एसिड नहीं, वो बेस और मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ एसिड रिएक्ट करता है। और एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट प्लस H2O प्लस CO2। तो जल्दी से आप इसे उतार लीजिए। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो तो आपने आई थिंक 8th 7th 9th क्लास में भी आप सुनते ही आए होगे। अब मैंने तो सुना था, आपने सुना हो या नहीं सुना वो मैं नहीं जानता, बट हाँ आपने ये रिएक्शन जरूर सुनी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, अब आपने सोचा एसिड और बेस मतलब मेटल से रिएक्ट करवा दिए, एसिड को मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करा दिया, बट किसको, एसिड और बेस को आपस में भी तो रिएक्ट करो। मान लीजिए दो बंदे हैं, वो दो बंदे सभी कोई पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं,
दोनों ही असली की टक्कर के हैं। जब हम दोनों को ही भिड़ाएंगे तो क्या होगा, तो आइए देखते हैं। जैसे हमने एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराई, एसिड प्लस बेस, तो हमारा क्या लिखेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बिल्कुल सबसे इजी पार्ट, एसिड। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट और H2O। किन की वजह से प्रोड्यूस होता है, जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। चलिए आइए इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं। जैसे HCl है और यहाँ हमारे पास NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। बैलेंस आप देख लेना, बैलेंस है या नहीं। एसिड, ओ प्लस का निशान भूल गया। बेस क्या बना, साल्ट वाटर। तो जल्दी से आप इसे उतार लीजिए, जल्दी जल्दी बच्चों जल्दी। क्योंकि हमारा वन शॉट लेक्चर है, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। और वैसे भी यार मतलब जब आप देखते ही नहीं है इतना बड़ा लेक्चर, मैंने पिछले चैप्टर के भी 2 लेक्चर दिए थे आपको, तो उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा वन शॉट ही अच्छे रहेंगे। क्योंकि वैसे भी जो 10th का बच्चा होता है यार, मतलब डिस्ट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होते हैं। और अच्छे से मैं बता दूं, आपको भी पढ़ने का भी नहीं पता है कि कैसे अच्छे से पढ़ा जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि वन शॉट लेक्चर में आपको एक मतलब माइंड में बिल्कुल आपके देर तक ये रह सकता है। हाँ बट ऐसी बात नहीं है कि आप जो अलग अलग लेक्चर होते हैं वो देख के भी नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ सकते हैं, बट हाँ वन शॉट की तरफ ज्यादा मुझे थोड़े बच्चे लगे हैं कि अग्रेसिव रहते हैं, इसीलिए मैं वन शॉट आपको ये दे रहा हूँ। तो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। एसिड किसके साथ रिएक्ट होते हैं, मेटल ऑक्साइड। बेस किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। जैसे अब देखना, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड इज इक्वल टू क्या देंगे, जल्दी जल्दी बताइए, क्या देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। कुछ भी अलग नहीं है, सेम न्यूट्रलाइजेशन वाली बात है। बस न्यूट्रलाइजेशन में क्या था, एसिड के साथ बेस ने रिएक्ट किया, क्या बनाया था, साल्ट प्लस वाटर। इसमें क्या है, मेटल ऑक्साइड। अब पूछेंगे आप मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड वो होता है जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल भी देखा होगा, जो सोडियम होता है हमारा बहुत ही मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, जिसको हम नाइफ से इजिली कट भी कर सकते हैं। उसको हम बिल्कुल पैक कंटेनर में रखते हैं जहां ना मॉइस्चर जा पाए ना एयर जा पाए, एयर के कांटेक्ट में ना पाए। एयर में कौन सी गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। क्योंकि ऑक्सीजन गैस भी एक रिएक्टिव गैस होती है जो कि Na के साथ मिलकर 2NaO, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम क्या है, मेटल। ये क्या है, ऑक्साइड, क्या बन गया, मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो जैसे ही हमने एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड को बनाया, क्या निकलेगा, सोल्ट प्लस वाटर। जल्दी से आप इसे देख सकते हैं, उतार सकते हैं, जल्दी से बच्चों, देर मत कीजिए। हो। तो जो हमारी अगली रिएक्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो क्या होती है, बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल में क्या क्या आते हैं हमारे, फ्लोरीन, आर्गन, नियोन, कार्बन। कार्बन के बाद बहुत ही यार जितने भी कौन सी ब्लॉक में आते हैं, जितने भी हमारे एटम पी ब्लॉक में आते हैं, वो सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। सभी तो नहीं कह सकते, कुछ एक आधा ही मेटल होता है, बट हाँ ज्यादातर नॉन मेटल होते हैं। कार्बन हो गया जैसे हमारा, और बहुत ही मेटल है, नाइट्रोजन भी शायद, आई थिंक। तो चलिए हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। बेस के साथ होती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, बेस प्लस में नॉन, एमओ लिख रहा हूं मैं, मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, सेम, कोई अलग बात नहीं है, सोल्ट प्लस वाटर। क्या निकलेगा, सोल्ट और
वाटर निकलेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप पूछोगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने आपको बता ही दिया यार, जैसे वो सोडियम के साथ ऑक्साइड बनाया था, ऐसे ही कोई भी नॉन मेटल जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना ले, वो क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जब बेस से रिएक्ट किया हमने, क्या बना? सोल्ट प्लस वाटर बना। जल्दी से आप इसे उतार सकते हैं और देख सकते हैं। जल्दी जल्दी। और सुनाओ भाई, कैसे हो सभी? कैसे चल रहे हैं आपके दिन? वर्डन आ गया सिर पे, पेपर आ रहे हैं? अब तो वन शॉट ही देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, स्कूल वाले टीचर का समझ में नहीं आ रहा। बदोबदी मूवमेंट है। तो हमने बहुत ही अब एसिड और रिएक्शन की, ओ एसिड और बेस की बहुत सारी रिएक्शन देख लिया है। तो अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि जो एसिड और बेस में कॉमन चीजें क्या होती हैं। मतलब कॉमन चीज क्या है? जैसे दो दुश्मन होते हैं, बट कुछ ना कुछ कॉमन चीज तो उनमें जरूर होती है। कॉमन चीज यानी मतलब वो किस किस चीज से दोनों रिएक्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ बोल के। सबसे पहले जो हमारी चीज होती है वो होती है, जो एसिड होते हैं ना, वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। एसिड में क्या होते हैं? H पॉजिटिव आयन। अब आप पूछोगे OH नेगेटिव आयन नहीं होते? OH नेगेटिव भी आयन होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, मान लीजिए आपके 100 गांव में लोग हैं, 100 आपके गांव में लोग हैं, उनमें से 98 98 है जो वो है, मतलब किसी भी पार्टी को, मान लीजिए किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही है इलेक्शन के टाइम। ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है हमारे यहाँ तो हरियाणा में, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वो 98 बंदे हैं जो, मान लीजिए वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो दो बंदे हैं वो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये सोचिए, उन दो बंदों की वजह से अगर उस सिर्फ उस गांव में इलेक्शन हो, तो क्या सिर्फ उन दो बंदों की वजह से उनकी पार्टी जीत जाएगी? नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि यार 98 बंदों के आगे उन दो बंदों की कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसे ही एसिड में H पॉजिटिव की जो मात्रा होती है बहुत ज्यादा होती है। इतनी, अगर इतनी मात्रा है ना एसिड में H पॉजिटिव आयंस की, तो बेस की मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल बिल्कुल थोड़ी मात्रा होती है किसकी? OH नेगेटिव आयंस की। ऐसे ही बेस में होता है, बेस में इतनी OH नेगेटिव आयंस की मात्रा होती है और इतनी H पॉजिटिव आयंस की मात्रा होती है। पहला पॉइंट ये हो गया कि मतलब H पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस होते दोनों में है, बट मिनिमम मात्रा में होते हैं। एसिड में क्या ज्यादा होते हैं? H पॉजिटिव आयंस। और बेस में क्या ज्यादा होते हैं? OH नेगेटिव आयंस। और दूसरा पॉइंट है जो हमारा, वो है ये दोनों इजिली सोल्यूबल इन नेचर। इजिली सोल्यूबल इन नेचर, जैसे हमने मेटल के साथ भी रिएक्ट करवाई इनको, नॉन मेटल के साथ भी, मेटल ऑक्साइड के साथ भी, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी, और मेटल कार्बोनेट के साथ भी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी, इनको आपस में भी रिएक्ट करवाया। तो ये क्या होता है? ये इजिली सोल्यूबल इन नेचर होते हैं बच्चों, जो कि इनकी एक बिल्कुल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है? ये वाटर में भी सोल्यूबल होते हैं। अपने मैं भी आपको इसके बाद ही बताने जा रहा हूँ, डाइल्यूशन प्रोसेस। डाइल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन आप जानते हो क्या होता है, मैं आपको भी बता दूंगा। बट हाँ, ये जो हमारे एसिड और बेस होते हैं, इनमें कॉमन पॉइंट दो मैंने आपको बता दिए। इजिली सोल्यूबल इन नेचर, मतलब इजिली सोल्यूबल होने वाले हैं नेचर में, कोई ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा मतलब तोड़ा फोड़ी मचाएंगे। और H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस, ये भी मैंने आपको बता दिया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये वाटर में भी इजिली सोल्यूबल होते हैं। तो जल्दी से आप, मतलब जल्दी से कह रहा हूँ, आप इसे नोट्स में से देख सकते हैं। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाल ही दिए होंगे, वहां आप देख सकते हैं। आप कहीं ये सोचो कि ये लिखवाएंगे सर तो पीछे, भाई यार वन शॉट लेक्चर है यार, ये कैसा पूरा होगा? इसीलिए मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ। ये कुछ हमारे कॉमन पॉइंट होते हैं एसिड और बेस में। ओके, तो बच्चों अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन प्रोसेस, अगर मैं कुछ पॉइंट भूल गया हूं तो कृपया आप नोट्स में से देख सकते हैं उसको। तो हमारी अगली प्रोसेस है डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड यानी बहुत तेज एसिड, बहुत तेज एसिड। मतलब वो जो आप देखते हैं CID वगैरह में, जब एसिड डाल देते हैं हाथ जल जाता है, वो क्या होता है? कंसंट्रेटेड एसिड होता है। मान लीजिए बहुत ही तेज एसिड है इस बीकर में, कंसंट्रेटेड एसिड है। अब हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। पहली बार डाइल्यूट क्या होता है? मतलब इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बाय एडिंग सम वाटर ड्रॉप्स। ओके, और डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है? हम इसमें वाटर डालते हैं, वाटर नहीं डालते। मान लीजिए
आप ये सोचिए कि एसिड ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन लो हो जाती है उसकी, कंसंट्रेशन लो और डाइल्यूट बन जाता है। लेकिन डाइल्यूशन प्रोसेस होती कैसे है, ये नहीं है कि इसमें एसिड ले लिया और ऊपर से पानी डाल रहे हो, बिल्कुल गलत। ये बीकर इससे टूट भी सकता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इतनी हीट निकलेगी, इतनी हाईली रिएक्टिव वो होगी ये कि बीकर ही टूट जाएगा और आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। इसीलिए क्या होता है, हमने पानी लेना है बीकर में बहुत सारा, उसमें ड्रॉपलेट नहीं होता है, वो ड्रॉपर, उसके साथ एक एक पॉइंट ऐसे एक एक बूंद, एक बूंद गिरी डाइल्यूट एसिड बना, दूसरी गिरी डाइल्यूट एसिड, तीसरी डाइल्यूट एसिड, ऐसे ऐसे करके एक एक बूंद गिरनी है किसी में वाटर में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। ओके, आप इसमें नोट्स में देख सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में, मेरा इंग्लिश में थोड़ा हाथ टाइट है तो जल्दी से आप इसको समझ गए होंगे। डाइल्यूशन प्रोसेस भी। और कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसकी मतलब H पॉजिटिव आयंस की मात्रा ज्यादा होती है जिस एसिड में, और ऐसे ही बेस पे भी लागू होता है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। अगला है बच्चों हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, मैं ज्यादा आपको 3D डायग्राम नहीं दिखाऊंगा। हम्म, ये देख रहे हैं बच्चों आप, जो हमारा 7 पे होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। मतलब ना ही वो एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर, ना ही बेस इन नेचर, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और जो 7 से नीचे होता है, जैसे ही एक पॉइंट भी नीचे आए, 6.9, क्या बनेगा, एसिड बस। बट क्या, डाइल्यूट एसिड, क्योंकि ये न्यूट्रल, जो न्यूट्रल हमारा वाटर है, जो न्यूट्रल होता है उसके पास आ रहा है, उसके बहुत ही पास है, सिर्फ 0.1 कम है। इसका मतलब क्या है, ये डाइल्यूट एसिड है, और जो जो ऐसे बढ़ता जाएगा, क्या होता जाएगा, ये कंसंट्रेटेड एसिड बनता जाएगा। मतलब कि 7 से, जो 0 से 7 के बीच में होता है, 7 से पीछे जितनी भी हमारी काउंटिंग है उसमें क्या आता है, हमारा एसिड। और जो 7 से ऊपर होता है 14 तक, वो क्या होता है, बेस। मान लीजिए 8 है, डाइल्यूट बेस है। ऐसे जो 14 होता है वो सबसे हाई हाई बेस होता है, कंसंट्रेटेड बेस। और वैसे ही 0 और 1 पे, 2 पे भी, 3 तक भी वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड, बहुत ही तेज एसिड होता है। आई होप ये आपको पहले ही पता होगा, तो आप इसका एक रिवीजन मिल गया आपको। जल्दी से आप इसको भी देख सकते हैं, उतार सकते हैं, जल्दी से बच्चों, जल्दी से, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, मैंने आपको पहले बहुत बार बता दिया। तो हमारी बात है कि जब एसिड रेन होती है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन, जब एसिड रेन होती है, अगर उसकी वैल्यू 5.4 पीएच से कम है, 5.4 पीएच से कम है, तो वो एसिडिक रेन कहलाती है। पहली बात ये नहीं है कि 6 वैल्यू उसकी और आप उसको एसिड रेन कह दे। जब उसकी एसिडिक वैल्यू 5.4 से पीएच से कम होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और जो एसिड रेन होती है, वो जब उसमें जाती है नदियों या फिर नालों के पानी में, जहां पर हमारी फिश, एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, वो वहां पे जाके मतलब पानी को क्या कर देते हैं, पानी में बहुत ही मतलब जहरीली गैसें बनती हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे कि एक्वाटिक एनिमल्स की या एक्वाटिक जीव्स की, जैसे मछलियां हमारी, बहुत भी और भी इंसेक्ट वगैरह, कुछ भी जो भी पानी में रहते हैं, उनके जीवन पर ये एक हानिकारक बनता है। एसिड रेन आप नोट्स में भी देख सकते हैं, आप उसको लिख भी सकते हैं। एसिड रेन जब भी बारिश के पानी की वैल्यू 5.4 पीएच से की वैल्यू से कम हो जाए, उसको हम एसिड रेन कहते हैं। ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत ही डेंजर में डाल देती है, क्योंकि ये उसमें पानी में मिलके उस पानी के पीएच को भी कम कर देती है, जिससे कि वहां रहने वाले जीव जंतुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है अब, वो है हमारा टॉपिक है, वो है बच्चों कि जैसे हमने देखा होगा कि जब आप खाना खाते हो, या आपने बायो के आपके 6th लेसन में पढ़ लिया होगा, जब आप खाना खाते हो,
मान लीजिए आपने किसी दिन बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया, मम्मी ने बहुत ही पूरियां बनाई थी, आलू की सब्जी और साथ में लस्सी का गिलास, वाह वो आम का अचार, और साथ में सामने फ्लाइंग जेट फिल्म चल रही हो एंड चोरे तो जब हम ऐसा कुछ देख रहे हो तो हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में खाना खा जाते हैं, जिससे कि हमारे पेट में एसिडिटी बनती है। आपने सुना ही जरूर होगा। वो क्यों बनते हैं? वो ऐसे बनती है कि जब आप बहुत सारा खाना खा लेते हो, आपके पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, शायद मैं बायो का टीचर नहीं हूँ बट हाँ कुछ कुछ पता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। वो HCl एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो जब हम ज्यादा खाना खा लिया, मान लीजिए आपने ज्यादा खाना खा लिया, तो ऑफ कोर्स सी बात है यार, एसिड भी ज्यादा लगेगा खाने को डाइजेस्ट करने में, इसीलिए डाइजेस्ट करने में वो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। वो सारा एसिड मिल के उसको उसको पेट में दर्द भी होता है जब आपको, वो उसको सारे को डाइजेस्ट करता है, लेकिन इतना एसिड बनाया था वो कहाँ जाएगा, पेट में रहेगा, वो जलन करेगा धीरे धीरे, एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, पेट में दर्द करेगा। तो उसे करने के लिए क्या लेते हैं हम? बेस लेते हैं, जिसे कि हम, जैसे इनो होता है उसमें बेस होता है, कुछ भी माइल्ड सा बेस ले लीजिए आप पानी के साथ, जो कि आपके पेट में जाके, अब हमने क्या रिएक्शन पड़ी थी, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट प्लस वाटर, तो वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आपकी एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आई होप ये मैं कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जो हमारे टूथ डिके होता है बच्चों, जिसमें हमारे दांत फंसे होते हैं, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। और ये जब हम मान लीजिए खाना खाते हो यार, आप ब्रश नहीं करते, खाते हो तो हमारे दांतों में या फिर हमारे इस टूथ डिके ये एसिडिक होने लगता है। ये धीरे धीरे इसको, मतलब जैसे आप कुछ चीज नहीं रगड़ते हो धीरे धीरे, मान लीजिए आपको दीवार पे से पेंट उतारना, आप कुछ भी ले गए पत्ती सी, उसको धीरे धीरे सिर्फ पेंट पेंट उतारना है, दीवार की सीमेंट नहीं उतरनी चाहिए, आप उसको रगड़ते हो, ऐसे ही वो एसिड हमारे टूथ डिके को रिकड़ता रहता है। और हम कोलगेट का यूज करते हैं जिसमें कि बेस होता है जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए हमें ब्रश करना चाहिए, खाने खाने पे फोकस नहीं करना चाहिए। और हाँ, और एक तीसरा पॉइंट भी होता है यार, जो हमारी ये बियर्ड या फिर मधुमक्खी होती हैं, ये जब हम स्टिंग करती हैं, जब हमें काटती हैं, तो ये कौन सा एसिड छोड़ती हैं? मिथेनोइक एसिड छोड़ती हैं। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, जो कि हमें जलन भी करता है, दर्द भी करता है। इनका जो एसिड छोड़ती हैं, जहर जिसे हम कहते हैं इसी भाषा में। तो आई होप एंड बिलीव आप इसे समझ गए होंगे। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो है बच्चों, हमारा एक साल्ट होता है, कॉमन साल्ट, रॉ मटेरियल, NaCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या मार्कर ले लेता हूं मैं, मार्कर। अरे कहाँ पे गया मार्कर? ये मिल गया। तो हम जानते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, तो क्या बनता है हमारा, जिस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस H2O, जो भी कुछ हमारा बनेगा, क्या बनेगा आपको पता ही होगा, Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड, आप इसे जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमारे कुछ पॉइंट होते हैं जो कि बच्चों आपको जरूर पता होने चाहिए, क्या होते हैं आइए हम आपको बताते हैं। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं आसानी से, क्योंकि हमारी इसमें कुछ गलती आपको तो दिखती नहीं है। NOH, क्लोरीन गैस और H2 गैस, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब जल्दी से समझिए, जैसे कि ये है, इसमें था सोडियम क्लोराइड का एक्वस में सॉल्यूशन, ये आ गया हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड। आप इसको उल्टा, मतलब मैं कुछ ऐसे लिख दूं, उसका कोई वो मत समझिए, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कनेक्ट कर दीजिए बैटरी से। तो जो हमारी कैथोड पे गैस बनेगी वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस। और जो एनोड पे गैस बनेगी वो कौन सी होगी? क्लोरीन गैस।
और हमारा साथ में क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों चीजों का हमारा बहुत ही उपयोग होता है। जो हमारी H2 गैस होती है वो किसमें काम करती है, फ्यूल्स में। फ्यूल्स में आपने सुना भी होगा आजकल हाइड्रोजन की गाड़ियां भी आने लगी हैं जो कि हाइड्रोजन गैस से चलते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हैं। उनमें भी काम करते हैं और भी बहुत सी चीजों में काम करते हैं, आपको नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, एक दो चीज इसकी याद रखिए आप, जो क्लोरीन गैस होती है वो जैसे स्विमिंग पूल्स को साफ करने में ये एक अच्छी गैस होती है। क्लोरीन गैस से हम जो स्विमिंग पूल का पानी होता है उसको उसमें डाल देते हैं, वो उसको एक अच्छे साफ बना देती है। पीवीसी में भी इसका यूज होता है और बहुत ही चीजों में इसका यूज होता है। जैसे कि हमारा ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका बहुत सी चीजों में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर बनाने में, बहुत सी चीजों में उपयोग होता है। तो आप इसे जल्दी से उतार सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप एंड बिलीव आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको सभी समझा दूंगा दोबारा से, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जल्दी से ये समझ सकते हैं। तो जो हमारा अगला है वो है बच्चों ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना भी होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जब हम सोडियम 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 को ड्राई सिलेक्ट लाइम के साथ, ड्राई सिलेक्ट लाइम मैंने आपको बताया था, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या है, CaOH होल्ड ट्राइस प्लस में जब हम इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर क्लोरीन गैस के साथ एक्शन करवाते हैं, वो क्या बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, जो समथिंग बाद में कुछ निकलता है प्लस में इसके, उसको आपको कुछ करना भी नहीं है। क्या बनता है, CaOCl2, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर हमारा किस किस चीजों में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर पेपर इंडस्ट्री में भी काम आता है, पेपर बनाने में भी काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है, और ये और भी बहुत सी चीजों में, जैसे कि रबड़ एक्सेट्रा, कुछ भी मतलब समथिंग। और ये एक एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है, ऑक्सीडेंट के रूप में भी इसे केमिकल फैक्ट्री में यूज किया जाता है। आप नोट्स में से इसको उतार सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की आपको रिएक्शन मिली गई है, ब्लीचिंग पाउडर ऐसे बनता है। ब्लीचिंग पाउडर के वो आपको पॉइंट होते हैं जो आपके नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने वैसे भी आपको बता दिया, कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं याद करने होते हैं, मतलब जो दो तीन वो मेन मेन से पॉइंट होते हैं। जैसे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आता है, ऑक्सीडेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है केमिकल फैक्ट्रीज में, और कुछ भी समथिंग एक्सेट्रा में भी, पेपर पेपर बनाने में भी काम आता है। तो आप इसे जल्दी से देख लीजिए, उतार लीजिए। आई होप एंड बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा यार, आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी जरूर सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बट कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है। जो भी आपको काम से रिलेटेड हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया या फिर आपको कोई शिकायत हो, आपको कुछ मतलब अच्छा नहीं लगा हो, आप उसको बता सकते हैं कमेंट में, हम आपकी जरूर सुनेंगे। तो जो हमारा अगला है बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जब हम NaCl सोडियम क्लोराइड को H2O H2O और NH3 अमोनिया और CO2 गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो आप देखिएगा, अच्छे से लिखता हूं अब की बार। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और भी बाकी बहुत से साल्ट गैसेस निकलती हैं, बट आपको उसका कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किस में काम आता है, बेकरीज में काम आता है। और बेकिंग सोडा, जब मैंने आपको बताया कि आप इनो भी ले सकते हैं, और बेकिंग सोडा भी हम लेते हैं जब हमारे पेट में एसिडिटी होती है, इसमें भी काम आता है। ये सोप बनाने में भी काम आता है, साबुन वगैरह में भी काम आता है। और ये माइल्ड बेस के रूप में भी उपयोग किया जाता है। माइल्ड बेस यानी मतलब डाइल्यूट बेस के रूप में भी इसको उपयोग किया जाता है।
और इससे केक, पेस्ट्रीज, एक्सेट्रा, समथिंग समथिंग कुछ बहुत सारी चीजें बनती हैं। इसको किचन में भी यूज में लिया जाता है। इनके बहुत सारे यूज हैं, आपको नोट्स में वो मिल जाएंगे, तो आप इसे जल्दी से उतार सकते हैं। जल्दी बच्चों, जल्दी करिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? NaHCO3 प्लस H2O, Na2CO3। Na2CO3 बैलेंस आप देख लेना, बैलेंस है या नहीं बैलेंस आप कर लेना, वैसे मैंने आपको सिखा दिया था फर्स्ट लेक्चर्स में। तो हमारा क्या, इसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 प्लस NH2O वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बनता है? Na2CO3 पॉइंट NH2O। या क्या होता है हमारा? क्या होता है? वॉशिंग सोडा। व्हाट इज वॉशिंग सोडा? व्हाट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा यूजुअली बच्चों टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम में आता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी काम में आता है। इसके साथ और भी बहुत से काम होते हैं, अभी मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं इससे भी। आपको मेन इसकी रिएक्शन याद रखनी है और छोटे मोटे जो उसके काम होते हैं, वैसे भी ये मेन क्वेश्चन में तो नहीं आएगा। हाँ बट आप इसको याद रख सकते हो। वॉशिंग सोडा एक जो ये बना है हमारा, इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा। किसके साथ बना है ये? सोडियम कार्बोनेट को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना है हमारा? ये बना है हमारा क्या? वॉशिंग सोडा। तो आई होप एंड बिलीव आपको ये वन शॉट लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सभी कुछ चीज कर सकते हैं, बट कुछ गलत सलत चीज आपको नहीं कमेंट में लिखनी है, प्लीज प्लीज। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है। आप सोच रहे होगे कि मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस समथिंग कुछ नहीं करवाया। वो बच्चों मैं आपको खुद होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क मतलब आपको नोट्स में मैं समझाने को समझा सकता हूँ, वो कुछ नहीं है, एक छोटी सी रिएक्शन है, मैं बता भी सकता हूँ कैसे बनता, बट वो आप जब मैंने नोट्स में उसकी अच्छे से एक्टिविटी कैसे वो कुछ डाल के सब बनता है, वो मैंने सब ऐड किया उसमें, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए आप डाल देना, अगले चैप्टर के साथ आपको वो भी समझा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। और आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी या फिर आपको कुछ डाउट आया हो किसी भी चीज में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप एंड बिलीव आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए बच्चों, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आई होप एंड बिलीव आप अच्छे बने रहिए। बाय बाय बच्चों।